वाले हैं वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस। क्लियर, बिल्कुल आपको पता है वर्क क्या होता है, ये तो सब जानते हैं। वर्क इज इक्वल टू, जो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं वो क्या लिखते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। क्लियर, ये कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है, मींस एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू द वर्क डन। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में वन बाय वन करके पढ़ेंगे, और जितने भी प्रोसेस हैं लाइक आइसोथर्मल से लेकर साइक्लिक प्रोसेस तक, जितने भी वर्क डन का जो एक्सप्रेशन होता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, स्टार्ट करें सेशन को? हाँ सर बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो पहला हमारा आता है सिंपल, मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं जो थर्मोडायनामिक वर्क है जिसको मैकेनिकल वर्क बोलता है, उसका हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब क्वेश्चन आता है सर ये माइनस एक्स्ट्रा आप क्यों लगाते हो और यही फॉर्मूला क्यों हुआ? ठीक है, तो पहले माइनस के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता है इन केस ऑफ एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन की बात करूं, यानी एक्सपेंशन का केस कब होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है। तो अगर सिस्टम वर्क करेगा तो एनर्जी तो डिक्रीज होगी होगी, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो एक्सपेंशन के केस में क्या हो जाता है, आपको पता वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, और डेल्टा वी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यस, तो डेफिनेटली वी फाइनल इज ग्रेटर देन क्या है, वी इनिशियल है एक्सपेंशन के केस में। तो ये जो डेल्टा वी है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने यहां पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम क्या आया, नेगेटिव। जो मैंने पहले पढ़ाया था वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम अगर वर्क करे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज ही तो करेगी। गुड, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं बात करूं कंप्रेशन की, अगर मैं बात करूं कंप्रेशन की, कंप्रेशन मतलब होता है ऑन द सिस्टम। क्लियर, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, कंप्रेस करेंगे तो आपको पता है इस बार वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल। जब वी फाइनल लेस देन वी इनिशियल होगा तो डेल्टा भी दादा मेरे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब समझ में आया मैंने इसमें माइनस का साइन लगा के क्यों एक्सप्रेशन दिया, ताकि आप समझ सको वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम नेगेटिव, ऑन द सिस्टम व्हाट, पॉजिटिव। क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर कोई वर्क कर रहा है तो तुम्हारी ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज होती है। इज इट क्लियर? क्या माइनस का सिग्निफिकेंस समझ में आया? हाँ सर। क्यों ऐसा एक्सप्रेशन लिखा? हाँ सर। अब बात आती है सर यही फॉर्मूला क्यों, फिजिक्स में तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी एक्स या डेल्टा एक्स, जो लिखना है लिखो, ठीक है, या डीएल, जो भी लिखना है लिखो, ठीक है। गॉट? अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मीन्स फोर्स इक्वल टू पी इंटू ए, एम आई राइट? तो मैं यहां पुट कर देता हूं, फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू डी एक्स। ए मतलब एरिया, एरिया मतलब एल इंटू बी मान लो, तो ये डी एक्स को क्या मान लो, एच। तो क्या ये डेल्टा वी हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल। तो वर्क डन का जो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मैं लिख सकता हूं, पी डेल्टा वी, आगे क्या लगा दिया, माइनस। माइनस क्यों लगाया, समझ में आया? ये लो आ गया। इस वर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। बिल्कुल इजी चलेंगे जैसा मैं अब चलता हूं, ठीक है। अब आपको पता है वर्क की जो जनरल यूनिट होती है वो जूल होती है। क्लियर, फिजिक्स में भी पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो आपको पता है जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटीएम से, और वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लीटर से। तो वर्क का दूसरा यूनिट जो होगा वो होता है लीटर एटीएम। क्लियर? तो सर इन दोनों में क्या रिलेशन है बताएंगे? यस, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखना 1 लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.325 जूल होता है। तो अगर कभी 1 लीटर एटीएम आ जाए उसको जूल में चेंज करने बोले तो 101.325 जूल होता है। आ गया समझ में? हाँ सर, बात हमें समझ में आ गई। डन। जो बेसिक मैंने चीजें आपको समझाई वो आया? हाँ सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। जैसे मैं बात करूं वैक्यूम में, वैक्यूम का केस होता है फ्री एक्सपेंशन। तो अगर वैक्यूम है तो पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो। सर एक एग्जांपल देके समझाएंगे? बिल्कुल। चलिए जैसे सपोज करो मेरे पास ये टाइट गैस चेंबर है, गैस कंटेनर है, इसमें पूरा गैस फिल्ड है, ठीक है। ये गैस इस तरह से मैंने फिल कर दिया। अब इसको मैंने कनेक्ट किया एक एम्प्टी कंटेनर से,
एक एम्प्टी कंटेनर से मैंने कनेक्ट किया। अब यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस वाल्व को ओपन किया तो क्या होगा, गैस जो है तुरंत जहाँ पे यहाँ टाइटली फिल है तुरंत यहाँ फिल करने लग जाएंगे, तुरंत यहाँ से मूव करके यहाँ आने लगेंगे। क्या एक्सपेंशन हुआ, मतलब यहाँ टाइटली पैक था, जैसे ही उसको जगह मिली वो अपने आप चले गए। तो क्या इस केस में आपने कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, नहीं लगाया, फिर भी एक्सपेंशन हुआ, तो ऐसे एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। इस केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है, आपका जीरो है। और वर्क डन का यूनिवर्सल जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो अगर पी एक्सटर्नल जीरो आ जाए तो वर्क डन दादा मेरे क्या आएगा, जीरो आएगा। ये देखो जीरो आ गया, एम आई राइट, गुड। अब आता है अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की मैं बात करूं तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अगेन डेल्टा वी यानी वॉल्यूम चेंज क्या होता है, जीरो, यानी वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो अगर डेल्टा वी जीरो पुट कर दूं तो क्या मेरा वर्क डन फिर से जीरो आएगा, यस। यानी इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमारा क्या आ रहा है दादा मेरे, जीरो आ रहा है। आइसोबेरिक प्रोसेस में आपको पता है P क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यानी डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी या माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इज इट क्लियर टू यू, क्या तीनों प्रोसेस समझ में आया, वैक्यूम का केस यानी फ्री एक्सपेंशन, आइसोबेरिक एंड आइसोकोरिक, हाँ सर, यानी तीनों केसेस में हम लोग वर्क डन पता कर लिए। अब आता है अगर साइक्लिक प्रोसेस हो, अगर प्रोसेस आपका क्या हो, साइक्लिक प्रोसेस हो, जैसे सपोज करो ये सर्कल पूरा किया, तो याद रखना इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस जो वर्क डन होगा वो होगा एरिया अंडर द कर्व। पीवी डायग्राम में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा, चाहे वो कैसा भी हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, चाहे ऐसा हो। जैसे ये पूछे तो एरिया अंडर द कर्व यानी इस बार क्या है, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल लिखोगे। हो सकता है वो इस साइड से ऐसा भी हो, तो वर्क डन इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल। आया समझ में। सो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया अंडर द कर्व। जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वर्क डन होगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। हाँ, अब मैं इसको एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो जो मेरा प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, मैंने बोला साइक्लिक प्रोसेस, लिख दिया मैंने साइक्लिक प्रोसेस। बहुत अच्छी बात है। मैं पीवी का डायग्राम बना देता हूँ, ये एक डायग्राम हो गया पीवी का, एक और डायग्राम मैं बना देता हूँ, बिल्कुल चलेगा, बहुत अच्छी बात है। ये भी मेरा पीवी का आपका डायग्राम हो गया, ये लीजिए, ये पी और ये वी डायग्राम, बहुत अच्छी बात है। अब अगर सपोज करो ऐसा मैंने बनाया, ठीक है, इस बार ये क्लॉकवाइज है और एक बार मैंने क्या बनाया, एंटी क्लॉकवाइज। डन। आपको पता वर्क डन तुरंत बोलोगे क्या, एरिया अंडर द कर्व। अब अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो याद रखना इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी यहाँ वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव हो। याद करो एरो का साइन से मैंने ट्रिक बताया था, एरो बाहर की तरफ हो तो एक्सपेंशन मतलब बाय द सिस्टम, एरो अंदर की तरफ हो मतलब ऑन द सिस्टम मीन्स कंप्रेशन। तो अगर वो ना समझ में आए तो याद रखना क्लॉकवाइज वर्क है, अगर सर्कुलर पाथ ये सर्कल है तो याद रखना वर्क डन बाय द सिस्टम यानी नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन याद रखना ऑन द सिस्टम, यानी वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या चीज़ें समझ में आई, यस सर, बहुत अच्छी बात है। एक और मैं पीवी डायग्राम बना देता हूँ, ये मैंने एक पीवी डायग्राम बना दिया। अब मैं बोलूँ कि इस बार जो है ये ट्राइंगल के फॉर्म में आया, मतलब इस साइड से, तो अब बताओ वर्क डन क्या होगा, सिंपल है, ये यहाँ से इसको मिला देना, ये यहाँ से, तो आपको मैं मान लेता हूँ ये V1 है और ये क्या है, V2 है, बहुत अच्छी बात है। अब इस जगह पे मैं मान लेता हूँ P1 है, ये मान लिया P1 है और ये मान लिया मैंने P2 है, तो वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, यस सर, एरिया अंडर द कर्व। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मान लिया ABC, इस ट्राइंगल को क्या मान लिया, ABC। कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है सर, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कौन है जल्दी बताओ, ये वाला पार्ट, सपोज करो इसको मैंने ABC लिख दिया, A B और C, तो चलो बोलो BC क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, मतलब ये वाला BC इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, V2 माइनस V1, बहुत अच्छी बात है। और बताओ उसके बाद AB क्या है, हाइट है, मतलब क्या P2 माइनस P1। क्या वर्क डन का फॉर्मूला हमें समझ में आया।
W इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P1। तो जैसा भी बना हो, अगर इसके जगह रेक्टेंगल बनता तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो वर्क डन इन एनी साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया अंडर द कर्व। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है, डन, बहुत अच्छा। क्या मैं रब करूं? हाँ सर, बिल्कुल रब कीजिए। आगे बढ़ें? बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्क डन इन, जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सेबल वर्क डन। ठीक है, इस बार हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में जाएंगे और आइसोथर्मल रिवर्सेबल वर्क की बात करेंगे और फिर इरिवर्सेबल वर्क की बात करेंगे। डन। अब अगर मैं बोलूं आइसोथर्मल प्रोसेस है तो तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जल गई। डेल्टा टी क्या है? जीरो, यानी टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। और डेल्टा यू भी जीरो होगा, ये बता चुका हूं फर्स्ट लॉ में, और डेल्टा एच भी जीरो होगा, ये सब प्रूव करके मैं बता चुका। अब इसको समझना, एक्सपेंशन का केस है। सपोज मैंने ये एक सिस्टम ले लिया, ठीक है, मूवेबल पिस्टन के साथ ये अटैच है, मतलब ये पिस्टन अप और डाउन कहीं भी जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। अब इस चेंबर में मैंने क्या कर दिया, गैस फिल कर दिया। यस सर। अब दो कंडीशन हो सकता है। अब गैस ने अगर प्रेशर लगाया तो मैं बोलता हूं प्रेशर ऑफ द गैस बोल दो, या बोल दो नॉर्मल पी, ठीक है, पी इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस। और बाहर के प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे। तो आपके पास दो कंडीशन आएगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर ऑफ द गैस से ज्यादा हो तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी पिस्टन, यानी ये केस क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन का अगर मैं बात करूं तो आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ द गैस से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर प्रेशर ऑफ द गैस ज़्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, तब पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये केस क्या है, एक्सपेंशन है। यानी हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेंशन का केस डिस्कस कर रहे हैं। यानी एक्सपेंशन के केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ द गैस से क्या होगा, कम होगा, या उल्टे दूसरे टर्म्स में बोलो, प्रेशर ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन व्हाट, एक्सटर्नल प्रेशर। यही तो है। हाँ सर, ये चीज समझ में आई। यस। अब आप समझो कि जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो थोड़ा ज़्यादा है, यानी यहां से थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा, यानी मैंने मान लिया डीवी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है मतलब डीपी अमाउंट ज़्यादा है। तो अगर मैं प्रेशर, इसको एक्सप्रेशन ऐसे लिखूं, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस, इज इट क्लियर, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी गैस माइनस डीपी लिख सकता हूं बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो क्या है, माइनस लिखूं या प्लस लिखूं, जल्दी बताओ, क्योंकि पी गैस आपका ज़्यादा है। पी गैस से अगर थोड़ा मैं अमाउंट डिक्रीज करूंगा तभी तो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा। हाँ सर, गुड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्टली, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी माइनस डीपी? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। पी मतलब प्रेशर ऑफ द गैस। डन सर? हाँ सर, बिल्कुल अच्छी बात है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस जो ये एक्सप्रेशन है इसको लेके मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब हमने पढ़ा वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, तो कोई भी हो, ऐसा मत लिखो, नॉर्मल हमने वर्क डन का जो जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, जो पढ़ा है उसी को लिखेंगे। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, ये मैंने लिख दिया, जो मैंने पढ़ा है वही मैं लिख के आगे बढ़ूंगा। अब अभी देखा कि जो एक्सपेंशन के केस में है एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, थोड़ा कम है, किससे, प्रेशर ऑफ द गैस से। तो क्या मैं यहां पे अभी लिखा था P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P माइनस डी पी? हाँ सर, बिल्कुल लिखा था आपने। क्लियर? अब मैं उसको उठा के यहां पुट कर देता हूं, तो क्या आया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी और माइनस डी पी, ऐसे लिख सकता हूं, इंटू डी वी। उसके बाद डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आया, माइनस पी माइनस माइनस, ये आ गया माइनस पी डी वी और माइनस माइनस प्लस डी पी इंटू डी वी। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं? आपको पता है ये बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, तो क्या मैं इसको नेगलेक्ट कर दूं? हाँ सर, बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए। तो क्या आया मैंने बताओ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, क्या आ गया? हाँ सर, हम पहुंच चुके। वही सेम चीज़ है, घुमा फिरा के मैंने आपको समझाया ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं वर्क डन का। क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, क्योंकि छोटा वर्क है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लार्ज वर्क आ जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से W तक, इक्वल टू माइनस पी
और किससे किया, dv, कहाँ से कहाँ से, मैंने मान लिया v फाइनल से v इनिशियल, या v1 से क्या मान लो, v2 मान लो। चलेगा सर? हाँ बिल्कुल चलेगा। अब थोड़ी सी चीज़ें हम लोग और आगे जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आगे जाते हैं। अब हमें पता है गैस का एक्सपेंशन है, तो गैस के केस में PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है। हाँ सर पढ़ा है। तो P इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, nRT अपॉन V। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये वैल्यू मैं अगर पुट कर दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं सर, क्यों प्रॉब्लम होगी? तो मैंने यहाँ पुट किया 0 टू W dW इज इक्वल टू nRT अपॉन V, आगे माइनस का साइन, इनटू dV इज V1 से लेकर V2 तक। आपको पता है प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है बिल्कुल, और आर की वैल्यू तो खुद ही कांस्टेंट है, तो क्या ये V अंदर चला जाएगा? हाँ, तो क्या मैं फाइनल एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकता हूँ दैट 0 टू W dW इज इक्वल टू V1 टू कहाँ तक, V2 तक। उसके बाद क्या आ जाएगा, dV अपॉन V, क्या यहाँ आएगा, और बाहर क्या रह गया, माइनस nRT। तो मैं यहाँ पे ऐसे इंटू nRT माइनस कर दूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बाद में मैं अरेंज करता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है। आया समझ में एक्सप्रेशन? ये याद रखना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है? Am I right? Yes, चलो, क्या मैं अब इसको रब कर दूं? हाँ सर बिल्कुल रब कर दीजिए। अब मैं इसको अरेंज करके लिखता हूं, क्या लिखूंगा, 0 टू W dW इज इक्वल टू माइनस nRT, कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेकर V2 तक, dV अपॉन V। क्या अब इसका इंटीग्रेशन करना आता है? हाँ सर। इसका क्या होगा, W हो जाएगा, इसका माइनस nRT, क्या लिखोगे, ln V, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। एम आई राइट? यस। तो W इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस nRT ln V2 माइनस ln V1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस nRT log A माइनस B इज इक्वल टू log A बाई B। क्या लिख लिया? बिल्कुल। अब आपको पता है ln मतलब बेस क्या है, e, इसको बेस 10 में अगर चेंज करना है, यानी लॉग में चेंज करना है बेस 10, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। तो w इज इक्वल टू क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन वाट, V1। क्या एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, चीज़ें हमें समझ में आ गई, क्या वर्क डन का एक्सप्रेशन आया? यस। अब आपको पता है, क्योंकि हम लोग गैस के बारे में बात करें तो गैस लॉ लगाएंगे। बॉयल्स लॉ आपको पता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। हाँ सर बिल्कुल लिखो। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दिया, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ये हमारी वैल्यू आ गई। ये प्रेशर के टर्म्स में आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम के टर्म्स में। माइनस का साइन क्या बता रहा है कि ये एक्सपेंशन है। चीज़ें समझ में आई? ये कौन सा है, आइसोथर्मल रिवर्सेबल वर्क एक्सपेंशन। अगर कंप्रेशन हो तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव साइन को एंटर कर दो तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। यानी जो वर्क डन कंप्रेशन पूछे, COM मतलब कंप्रेशन, हम लिखेंगे 2.303 nRT log V1 अपॉन V2 लिख देंगे। फिर सिमिलरली ये माइनस एंटर कर दो तो वर्क डन कंप्रेशन मतलब फिर से हम वही लिखेंगे 2.303 nRT log P2 अपॉन क्या लिखेंगे इस बार, P1। क्या चीज़ें हमें समझ में आ गई? हाँ सर। कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ये आपका एक्सपेंशन EX लिख देता हूँ, याद रहेगा। तो क्या हमें डेरिवेशन समझ में आया? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीज़ें समझ में आई? बस याद रखना, माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2। माइनस को प्लस में बदल दो तो कंप्रेशन, क्लियर, और माइनस होता है तो एक्सपेंशन। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? क्या बोला मैंने? अब मैं डिस्कस करता हूं कौन से केस में, इरिवर्सेबल में। इरिवर्सेबल
प्रोसेस की मैं बात करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, बताओ फिर। कोई बात नहीं। अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करता हूँ तो इसमें दो कंडीशन आता है। पहला आता है आपका फ्री एक्सपेंशन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सर, अगर फ्री एक्सपेंशन का केस हो तब क्या होगा। और दूसरा आता है आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, बहुत अच्छी बात है। डन सर, बहुत अच्छी बात। फ्री एक्सपेंशन में मैंने आपको बोला था कि पी एक्सटर्नल क्या होता है, ज़ीरो। तो इस केस में वर्क डन हम लोग क्या लिख देंगे, तुरंत ज़ीरो। ये तो समझ चुका। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में मतलब इंटरमीडिएट है, प्रेशर है इसमें, तो सिंपल फार्मूला हम क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1। एक्सपेंशन हुआ तो माइनस साइन, कंप्रेशन हुआ तो प्लस साइन। गॉट इट। अगर मैं ये जो मेरा इरिवर्सिबल वर्क है इसको मैं अगर कंपेयर करूं रिवर्सिबल वर्क से, तो तुम्हें क्या समझ में आता है, कौन सा वर्क ज़्यादा होना चाहिए। तो याद रखना, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन इन वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमने ड्राइव किया, आपने देखा कि इसमें जो है P एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अप्रोचेस टू P गैस है, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है। क्लियर टू यू? मींस P एक्सटर्नल इज अप्रोचेस टू P गैस इस केस में। और जैसे जैसे P एक्सटर्नल अप्रोचेस टू P गैस होगा तो क्या होगा, आपका वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो याद रखना, अगर वर्क डन मैक्सिमम बोले तो याद रखना इस केस में कंडीशन क्या होगा, P एक्सटर्नल इज नियर टू व्हाट, P गैस। क्लियर? अब बोलोगे सर अगर P एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाए, तो बच्चों अगर P एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाए P गैस से तो वो एक्सपेंशन का वर्क नहीं होगा, वो तो फिर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। सो मैक्सिमम वर्क होने के लिए कंडीशन क्या है, P एक्सटर्नल इज नियर टू अप्रोचेस टू P गैस। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर कभी P गैस से ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर हो गया तो एक्सपेंशन ना रह के क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। तो इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में P एक्सटर्नल इज नियर टू P गैस। क्लियर टू यू? ड्यू टू दिस रीजन वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस चीज को याद रखना है। क्या चीजें समझ में आई हमको? हाँ, ये कंडीशन पूछा जाता है। डन सर? हाँ सर, बिल्कुल डन। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस। हम लोग आइसोथर्मल पढ़ चुके हैं, अब आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको याद है? हाँ सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था यू तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जीरो है, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो क्या आया था, डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आया था क्या? हाँ सर, डी यू लिखो या डेल्टा यू लिखो। गॉट इट? यस। अब आपको पता है डी यू इज इक्वल टू क्या, सी वी डी टी होता है क्या? याद आया? यानी जो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सी वी डी टी। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यानी ये मैं जो लिया हूं ये ऑन द सिस्टम है। बहुत अच्छी बात है, एक बार पढ़ा चुका हूं फिर रिपीट करता हूं। जब ऑन द सिस्टम है यानी कौन सा केस है, कंप्रेशन का केस है। तो इस केस में हमने क्या देखा, वर्क डन पॉजिटिव है। तो वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा यू यानी जो इंटरनल एनर्जी चेंज वो भी क्या है, पॉजिटिव है। यस, अगर इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव है मतलब क्या, U2 इज ग्रेटर देन U1, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल इंटरनल एनर्जी। यस, मींस टेम्परेचर क्या होगा, राइज, क्योंकि आपको पता है इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? सो इन केस ऑफ कंप्रेशन, इन केस ऑफ एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो डी यू क्या है, हो जाएगा। तो मतलब इस बार इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस डी यू। तो इससे हम क्या समझे कि जब अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है यानी इन केस ऑफ एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन का अगर केस है, तो याद रखना इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा वो क्या है, नेगेटिव है। यानी U2 इस बार लेस देन U1 है, यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ, यानी टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो कंप्रेशन के केस में टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन एक्सपेंशन के केस में टेम्परेचर डिक्रीज होगा इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या समझ में आया?
हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो 1 मोल के लिए क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू सी वी डी टी। फॉर N मोल हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। क्लियर, क्या ये फॉर्मूला आया। अब एक्सपेंशन हो कंप्रेशन हो तो उसके अकॉर्डिंग प्लस एंड माइनस लगने वाला है। आ गया। अब आपको इसको थोड़ा और मॉडिफाइड कर देते हैं। अब आपको पता है Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये तो पता है, गॉट इट। और Cp अपॉन सी वी इज इक्वल टू क्या, गामा। क्या ये चीजें हमें पता है। हाँ सर। तो भाई मैं Cv के जगह कुछ लिख सकता हूं क्या। तो सर मुझे नहीं पता आप क्या लिख सकते हो, तो मैं भाई लिख के देखता हूं। मैं क्या करता हूं, Cp पूरे इक्वेशन में Cv से मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं, और मैं देखता हूं मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। तो मैं कुछ कर पा सकता हूं, ये और ये कैंसिल। Cp अपॉन सी वी इज इक्वल टू क्या हुआ, गामा माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन सी वी। तो बोलो सी वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। सी वी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर अपॉन गामा माइनस 1। क्या दादा हम लोग लिख सकते हैं सी वी इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। अब इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो फाइनल वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आ गया, एन आर गामा माइनस 1 इंटू डी टी। डी टी मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्लियर। तो क्या ये वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस का आ गया, एन आर गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। क्योंकि गैस की बात करते हैं तो गामा की वैल्यू जो होती है दी हुई होती है, मोनो एटॉमिक के लिए 1.66, डायटोमिक के लिए 1.40, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक हो तो 1.33, लीनियर ट्राई एटॉमिक हो तो 1.40। ये पुट करोगे, आर की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर डिफरेंस अगर आपको मिल जाए तो वर्क डन मिलेगा क्या, हाँ सर मिल जाएगा। क्या एडियाबेटिक प्रोसेस का हमें वर्क डन समझ में आया, हाँ सर। अब इसमें एक रिलेशन याद रखना, खैर ये फिजिक्स का है फिर भी याद रखना, ये पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, यानी इसका होगा P1 V1 पे गामा इज इक्वल टू P2 V2 पे क्या हो जाएगा, गामा। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। क्या एडियाबेटिक प्रोसेस समझ में आ गया, हाँ सर हमें एडियाबेटिक प्रोसेस भी समझ में आ गया। आइसोथर्मल आ गया, यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और कुछ करते हैं। तो सर और कुछ क्या, मैंने आपको बताया कि वर्क डन जो होता है एरिया अंडर द क्या होता है, कर्व होता है। तो अब अगर मैं ग्राफ बना के बताऊं, पीवी का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो याद रखना, अगर पीवी के ग्राफ में मैं चारों इक्वेशन को शो कर देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं ये लाइन डालता हूं तो तुरंत बोलोगे ये कौन सा प्रोसेस है, सर आइसोबैरिक प्रोसेस है, क्योंकि आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट। अगर मैं ये लाइन डालता हूं तो तुरंत आप मुझे क्या बोलोगे, सर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। चलिए उसके बाद अगर मैं ये लाइन डाल दूं तो आप क्या बोलोगे, ये है आपका क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर टू यू। और उसके नीचे क्या डाल दिया मैंने, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या ये ग्राफ भी बताया था मैंने, बिल्कुल लिख दिया। अब बताओ सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, ये आइसो बड़ा लाइन मतलब ज्यादा एरिया, तो आइसोबैरिक वर्क हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और सबसे कम एरिया कौन कवर कर रहा है, सीधी लाइन डेल्टा वी 0 है तो ये सबसे मिनिमम होगा आइसोकोरिक वर्क। यानी वर्क डन तो यहाँ पे आपको पता ही है, डेल्टा वी क्या है, 0। तो ग्राफ से भी समझ लो, ये जो मैंने बताया है ये बता रहा हूँ एक्सपेंशन का केस है। क्लियर। और अगर एक्सपेंशन की बात करूं तो देखो कौन सबसे ज्यादा एरिया कवर किया, आइसोथर्मल या एडियाबेटिक। आइसोथर्मल का ग्राफ थोड़ा ऊपर है तो यानी आइसोथर्मल जो है ज्यादा एरिया कवर किया, ज्यादा एरिया कवर किया तो मोर वर्क डन। तो याद रखना आइसोथर्मल वर्क जो होता है वो ज्यादा होगा किससे, एडियाबेटिक से। कब, जब हमारे किसका केस हो, एक्सपेंशन का केस हो। एकदम बहुत इजी है। क्लियर। एक्सपेंशन का केस हो, यानी मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन एडियाबेटिक। क्लियर। ये कब, जब एक्सपेंशन हो। डन सर। और आपको पता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल करता है, राइज नहीं करता। राइज करेगा तभी तो कुछ सोचेंगे, यस। तो जब एक्सपेंशन का केस हो तो आइसोथर्मल वर्क ज्यादा और एडियाबेटिक कम। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं और ग्राफ बना दूं मैं कंप्रेशन का, यानी पीवी का ग्राफ हो और कंप्रेशन का केस हो जाए, तो कंप्रेशन के केस में जस्ट रिवर्स ऑर्डर होता है। अभी जस्ट बताया एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर राइज करता है, फॉल नहीं करता। और
दूसरा इसका लॉजिक है कि एडियाबेटिक कंप्रेशन के केस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है प्रेशर का, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है इनसे आइसोथर्मल कंप्रेशन से। सो वर्क डन इन एडियाबेटिक कंप्रेशन इज मोर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, जस्ट उल्टा। तो ये केस मैं बोल, देखो एरो दिख रहा है ना, तो एरो अंदर की तरफ होता तो मैंने बोला था वो क्या है, कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन का अगर केस आ जाए तो याद रखना, ये लिख दिया मैंने कंप्रेशन का केस। कंप्रेशन के केस में लिखोगे एडियाबेटिक वर्क इज ग्रेटर दैन आइसोथर्मल। कभी भी कोई भी मिस्टेक मत करना, एडियाबेटिक वर्क इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल वर्क। क्या चीजें समझ में आई, क्या ग्राफ समझ में आया? और ओवरऑल सबसे बड़ा वर्क मैक्सिमम कौन होता है, आइसोबैरिक, उसके बाद आइसोथर्मल, उसके बाद एडियाबेटिक और उसके बाद आइसोकोरिक। एक्सपेंशन के केस में कंप्रेशन में जस्ट बदल देना एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, बाकी जैसे का तैसा ही रहेगा। डन सर? यस सर। क्या मैं रब करूं? हाँ सर बिल्कुल रब कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ें बता देते हैं, जैसे मैं पीवी का ग्राफ बनाऊं, ये मैंने पीवी का ग्राफ बनाया, या मैं ग्राफ बना दूं वीटी का, वेलोसिटी वेलोसिटी बोलते क्या, मैं भी वॉल्यूम और टाइम का ग्राफ बना, टेम्परेचर का, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रेशर और वॉल्यूम का, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और पी और टी का ग्राफ बना दूं, मीन्स प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बना दूं। अब मैं बोलता हूं इस ग्राफ को ड्रॉ करो तुम इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। पहले मैं इस पूरे ग्राफ को किसके लिए लिख रहा हूं, आइसोकोरिक के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे बताओ आइसोकोरिक के लिए अगर पीवी का ग्राफ होगा तो कैसा होगा? आपको पता है आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, तो सीधा एक लाइन यहां डाल दोगे, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट दिखा रहा है। गॉट इट। अब वीटी का ग्राफ क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये हो गया। और पीटी का ग्राफ क्या होगा भैया, ये याद करो जो गैस लॉ पढ़ा था, बिल्कुल सिंपल है। क्या समझ में आया? हाँ सर। अब मैं इसी को अगर आइसोबैरिक के लिए बोलूं, आइसोबैरिक के लिए बोल दूं, तो आपको पता आइसोबैरिक के केस में पीवी का जो ग्राफ होगा इस बार क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। हाँ सर, प्रेशर कांस्टेंट है। और वीटी का ग्राफ बोलूं तो पी है, ऐसा हो जाएगा। और अगर पीटी का बोलूं तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही है? जो लाइन मैंने बोला अच्छे से देखो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं इसी ग्राफ को मैं बोल दूं आइसोथर्मल के लिए बोलूं, तो आइसोथर्मल के लिए क्या करोगे, जल्दी बोलो। सर आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वीटी में ये लाइन, सर पीटी में ये लाइन, लेकिन पीवी के केस में ऐसा बनता है ग्राफ। याद आया बॉयल्स लॉ? हाँ, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी घुमा फिरा के वही बता रहा है। ठीक है, यस सर। बॉयल्स लॉ, गेलुसाक लॉ, और गेलुसाक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, और एक कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ, वीटी लॉ। खैर वो अब स्टेट ऑफ मैटर आपके सिलेबस में रहा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो कभी वेस्टेज नहीं जाता, वो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। इसलिए अच्छा है आप प्रिपरेशन करते हो तो सिलेबस स्किप करते हो, लेकिन अगर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको अगर रिकॉल हम करते रहें तो शायद वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी होगी, खराब नहीं होती। क्या समझ में आया? हाँ सर, वर्क डन पूरा समझ में आया? यस। चलो अब क्लास में एंड करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू।